Neeta Nagri is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। और बंगाल में बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सज्जन कुमार। आप सेफोलॉजिस्ट हैं, आपने बंगाल का दौरा भी किया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। जी धन्यवाद। पहली चीज़ सज्जन आपसे भी और प्रशांत आपसे भी ये एक ये निजी सवाल था, लेकिन ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा, मुझे ऐसा लगता है। ममता बनर्जी की वो तस्वीरें हमने देखी जब उन्होंने दावा किया कि उन्हें चोट लगी, उनकी गाड़ी में उन्हें किसी ने धकेलने की कोशिश की और उसके बाद एक ग्रीन कॉरिडोर बना के उनको वापस कलकत्ता लाया गया। मैं समझना चाहता हूं कि जैसे बाकी स्टेट्स में तो ये होता है कि जब कोई इमरजेंसी होती है तब अमूमन ये कर लिया जाता है कि एयरलिफ्ट किया जाता है, हेलीकॉप्टर के रास्ते वो के जरिए वो ले आते हैं। प्रशांत, आप कह रहे थे कि ये एक पर्पसफुली अवॉइड किया जाता है बंगाल में हेलीकॉप्टर, ऐसा क्यों है? देखिए, ये चॉपर पॉलिटिक्स के ऊपर एक बड़ा सेक्शन ही हमें करना चाहिए। पश्चिम बंगाल की अगर खबरों पर आप पिछले दिनों ध्यान दें तो जयदीप धनखड़ जो वहाँ के गवर्नर हैं उनको चॉपर डिनाई किया गया था। नरेंद्र मोदी की लैंडिंग के लिए जगह बदली गई थी। अमित शाह को जगह बदलनी पड़ी थी, उनको एक बीएसएफ के कैंप में जाकर लैंड करना पड़ा था। तो बंगाल की हिस्ट्री में अगर चले जाते हैं और पिछला शासनकाल अगर देखते हैं, वामपंथ के शासनकाल के दौरान हेलीकॉप्टर का चलन कभी होता ही नहीं था। और अगर आप ध्यान दें तो ममता बनर्जी की सरकार जब पहली बार आई पश्चिम बंगाल में, जब बाकी लोग पवन हंस का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे थे, तो इलेक्शन कमीशन को एक दरखास्त किया उन्होंने कि पवन हंस का हेलीकॉप्टर जब सोनिया गांधी इस्तेमाल कर सकती हैं तो ममता बनर्जी क्यों नहीं कर सकती। लेकिन हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कभी भी पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकली हुआ नहीं है। वहाँ की पार्टी जो सीपीएम थी उसने भी नहीं किया, ममता बनर्जी के शासनकाल में भी नहीं हुआ। और ममता बनर्जी पर्पसफुली बीजेपी को रोक रही हैं चॉपर इस्तेमाल करने से। उसका सबसे बड़ा कारण है कि अगर आप हेलीकॉप्टर्स रोक देंगे तो रैलियां एक दिन में आप कितनी कर सकते हैं उस पर आप लिमिट कर सकते हैं। तो ये एक चॉपर पॉलिटिक्स है। लेकिन मुझे लगता है कि उस सवाल पर जाने से पहले हम बड़े सवाल पर लौट कर आते हैं। और बड़ा सवाल आपसे ही है सज्जन जी। आपकी रिपोर्ट पीपल्स पल्स पब्लिश हुई है अभी। 294 विधानसभा सीटों का एक प्रेडिक्शन भी उसमें बताया गया है, हम उस पर आएंगे। लेकिन उससे पहले सबसे महत्वपूर्ण जो आज सबके लिए चर्चा का विषय बना हुआ है, नंदीग्राम सीट से आज शुभेंदु अधिकारी ने पर्चा दायर कर दिया है और उसमें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद थे। उन्होंने उनकी तुलना महात्मा गांधी से की और कहा कि महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत की थी, आज शुभेंदु अधिकारी ने यहां पर्चा दायर किया है। ये उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों में बहुत सामंजस्य है। ये बहुत बड़ी लड़ाई है जो शुभेंदु अधिकारी लड़ रहे हैं। ये बात थी धर्मेंद्र प्रधान की। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अगर हम नंदीग्राम विधानसभा की बात करें तो वहां पर अभी मूड कैसा है? हाल ही में आप दौरा करके आए हैं, आप किस तरह से देखते हैं इस विधानसभा को, उसकी फाइट को और ममता बनर्जी की करंट सिचुएशन को, जब उन्होंने ये दावा किया कि उन पर हमला हुआ है? देखिए, वो नंदीग्राम की पहले थोड़ी पृष्ठभूमि बता दें कि ये जो फैसला हुआ कि वो भवानीपुर से शिफ्ट करके नंदीग्राम गई, तो हमारे सर्वे में ये तो आया कि भवानीपुर से इस बार टीएमसी का जीतना मुश्किल है, क्योंकि इलेक्शन जो हो रहा है वो पोलराइज्ड हो रहा है, जिसमें रिलीजियस लाइंस पे जो मुस्लिम्स हो हिंदूज हो उनमें एक पोलराइजेशन है। मुस्लिम पोलराइजेशन दिख रहा है, हिंदू पोलराइजेशन उतना नहीं दिखता है। कारण इसका ये होता है कि बहुत सारे ड्रेस कोड, सिम्बॉल्स, उन सब चीज़ों से आपका इम्पैक्ट जाता है। तो नंदीग्राम जाने के पीछे दो चीज़ें थी। एक तो यह है कि वहाँ पे तकरीबन 30% के करीब मुस्लिम हैं उस विधानसभा में, और दूसरा ये है कि शुभेंदु अधिकारी को सीधा चुनौती देने से जो एक ट्रैक्शन जो आ रहा था कि भाई शुभेंदु अधिकारी सबसे मजबूत लेफ्टिनेंट थे ममता बनर्जी के, तो उनको सीधा चुनौती देने से जो चुनावी विमर्श है उसमें ममता बनर्जी फिर से आ गई।
लेकिन अगर आप ग्राउंड पे देखें, जब हम लोगों का वहाँ जाना हुआ था, तो एक चीज तय है, लोगों को याद रखना चाहिए कि जब सिंगूर और नंदीग्राम का मूवमेंट हुआ, तो सिंगूर ममता बनर्जी ने टैकल किया था उसको, काफी जाके बहुत जाके चर्चा में लाना हुआ, वहाँ आंदोलन हुआ। लेकिन नंदीग्राम जो था वो शुभेंदु अधिकारी का किया धरा था। वहाँ का मूवमेंट और उसके पीछे की पूरी रणनीति और पूरी ताकत वो शुभेंदु अधिकारी का था। तो शुभेंदु अधिकारी का नंदीग्राम में एक पकड़ है। हालांकि वहां पे 30% मुस्लिम होने के कारण जो लड़ाई है वो बहुत ही क्लोज है। दूसरी बात यह है कि वहां पे दलित जो हैं वो भी अच्छी खासी संख्या में, और दलित बिल्कुल कमिटेड प्रो बीजेपी है। मुझे याद है कि जब रात में हम लोग पहुंचे थे सोनाचूरा और नंदीग्राम विधानसभा के कुछ ग्रामीण इलाकों में, और रास्ते में कुछ एक ग्रुप मिला बैठा हुआ। पूछने पे पता चला कि वो सब बागदी दलित थे। तो जब हमने पूछा कि काफ़ी उनको कन्विंस करने के बाद कि हम किसी पार्टी से नहीं हैं, कोई शंका की बात नहीं है, फाइनली हमने जब ये पूछा कि लगता है यहाँ से, तो बड़ा ही एक तीखा सा ये था, एक डिसमिसिव सा रिस्पॉन्स था कि मतलब वोट डालने दे चले, काफ़ी होता है। दूसरा होता है कि तीसरे जो जनरल बंगाली हिंदूज में महिष्य कास्ट, जो पेजेंट कास्ट हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं। बंगाल में ये सब चीज़ें लोग नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के ज़माने में ये सब बातें आ रही हैं। उनके बीच में भी जाए तो एक बड़ा हिस्सा जो है वो ये कह रहा था कि ये इस बात पे तय करेगा कि शुभेंदु अधिकारी किधर जाते हैं। उस समय तक शुभेंदु अधिकारी, जब हम नंदीग्राम किए थे, ज्वाइन नहीं किए थे। तो मेरे लिहाज से चुनाव काफ़ी क्लोज है, लेकिन इसको डेफिनेटिवली कहना सही नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अंत में शायद शुभेंदु अधिकारी बाजी मार ले जाएंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंग होगा अगर ममता बनर्जी चुनाव हार जाती हैं वहाँ से। तो सर, अगला सवाल हमारा ये है कि मैं उसी घटना को लेकर के सवाल करना चाह रहा हूँ कि तृणमूल ने ये कहा है कि ममता बनर्जी के हत्या की साजिश हो रही है, और उसको लेकर के बीजेपी के खिलाफ वो आरोप भी लगा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में भी उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया है। इस बात से जब इस बात का प्रचार होगा, जब ये बात लोगों तक लेके जाएगी तृणमूल की, उनकी लीडर के ऊपर हत्या का प्रयास हो रहा है, तो क्या इसका कोई चुनावी फायदा अब हो सकता है, जो एक तरह से पेनल्टीमेट फेज है इलेक्शन का, अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं वोटिंग में? तो जो नंदीग्राम की घटना हुई है उसके पीछे दो चीजें हैं। एक तो सच्चाई क्या है, दूसरा उसके पीछे धारणा क्या है। और जब मैं धारणा की बात कर रहा हूँ तो आम लोगों के बीच में जमीन पे क्या धारणा है। तो देखिए, सच्चाई के पीछे तो अलग अलग एक राजनीतिक उसके पीछे आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है। अभी कुछ क्लैरिटी नहीं आई है, अलग अलग बातें कही जा रही है। लेकिन जो धारणा है आम आदमी के बीच में, ठीक है, उसके हिसाब से अगर हम देखें, हमने कुछ जो कॉमन रेस्पोंडेंट थे जिनका नंबर हमारे पास था, बाद में हमने बात भी की, पूछा भी कि भाई ये जो मसला है किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है चुनाव को, तो ये बात खुल के आई है कि इसका तृणमूल को कहीं से भी कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है। इसका दो कारण है। एक तो ये है कि मेजॉरिटी जो है वो ये मान रहे हैं कि इसमें किसी तरीके की अटैक की संभावना कम लगती है। ये राजनीति जब चुनाव बहुत ही नज़दीक है, उससे प्रेरित ये पूरा का पूरा एक बात प्रभावित है, उससे प्रेरित है। दूसरा ये है कि देखिए, एक बहुत बड़ी बात जो बंगाल में है कि लोगों में हमने जो पाया कि मेजॉरिटी जो थे वो बदलाव चाहते हैं। लेकिन जब वो बदलाव चाहते हैं तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में एक क्वालिफिकेशन दिया, मतलब उसमें एक शर्त रखी कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो इस बार बदलाव की संभावना बहुत ज्यादा है। जब हमने पूछा कि फ्री एंड फेयर से आप क्या चाहते हैं, मतलब कुछ तो होगा जो आप बताएंगे, तो उसमें बहुत कुछ आए कि लोकल जो तृणमूल ये नेतृत्व है उससे एक भय का एक माहौल है। 2018 के पंचायत चुनाव के समय से अभी तक एक सिस्टमैटिक जो राइवल्स हैं, पॉलिटिकल राइवल्स, पहले वो सीपीएम के थे मेजॉरिटी, आज के डेट में वो बीजेपी के साथ आ गए हैं, उनका जो रिप्रेशन हुआ है। तो पहला तो ये था कि उन्होंने कहा कि भाई इनको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, और इनको न्यूट्रलाइज करने के पीछे कोई वो बहुत ही बीजेपी में हीरो जैसी चीज नहीं देखना चाह रहे हैं, वो एक विलेन जैसी चीज देखना चाह रहे हैं कि अगर टीएमसी विलेन है तो क्या बीजेपी बड़ा विलेन वाली हरकत कर सकती है या नहीं, किरदार निभा सकती है कि नहीं। ये आपको ग्राउंड पे एक पॉलिटिकल साइकोलॉजी है। जब आम आदमी प्रताड़ित होता है किसी पार्टी के स्थानीय नेतृत्व से,
और हर तरीके से, तो वो कहीं ना कहीं उसमें एक बदले की भी थोड़ी बहुत वो भावना लोहे है। की काट लोहा टाइप दूसरा बात ये था, दिमाग। बिल्कुल बिल्कुल, और ये चीजें बहुत ही स्वाभाविक है। मतलब चुनाव का असली खेल जमीन पे वो रेशनल तरीके से या रीजनेबल तरीके से नहीं होता है, उसमें एक पैशन होता है, उसमें एक इमोशन होता है, और लोग जो है उससे ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप देखेंगे कि ममता बनर्जी वाले इंसिडेंट में ममता बनर्जी का घायल होना, चाहे वो अटैक से हो चाहे वो एक इंसिडेंट हो, उस पे कम और पुलिस की भूमिका पे बातें ज्यादा हो रही है कि साहब आपने डीजीपी बदला, उसके बाद ये सारा का सारा इंसिडेंट हुआ है। ये अब इसके पीछे जमीन पे क्या धारणा है? अब जमीन पे ये है कि अगर आप बंगाल की पृष्ठभूमि देखें तो सिद्धार्थ शंकर रे कांग्रेस के जमाने से, लेफ्ट के पहले से, पुलिस को रूलिंग पार्टी का एक एक्सटेंडेड विंग माना जाता है। और भी जगह पुलिस पार्टीजन रोल प्ले करती है, लेकिन बंगाल में उसकी जो डिग्री है, उसका जो रोल है, वो बहुत ही ज्यादा इंटेंस होता है। उसके बाद लेफ्ट के टाइम में भी यही चीज माना गया कि एक सिविल सोसाइटी, बाकी इंस्टीट्यूशन और पॉलिटिकल पार्टी के बीच का डिस्टिंक्शन जो है वो कोलैप्स्ड है। तृणमूल के टाइम पे क्या होता है कि ये चूंकि पार्टी किसी भी विचारधारा के रंग से नहीं रंगी हुई थी, इसलिए इन्हें कोई भी चीज मतलब कहीं से जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं थी। तो एक समय के बाद पुलिस का जो यूज है, और ये सबसे ज्यादा 2013 में भी वायलेंस हुआ था, लेकिन 2018 का हवाला मैं बार बार इसलिए दे रहा हूं कि वो एक टर्निंग पॉइंट है। उसके बाद से जो एक परसेप्शन है टीएमसी के विरोध में, वो एक्शन में भी ट्रांसलेट हो रहा है। क्या उसमें सीधा का सीधा, चाहे आप बंगाल के किसी भी विधानसभा में चले जाएं, आप नॉर्थ में चले जाएं, आप जंगल महल चले जाएं, आप साउथ बंगाल चले जाएं, आप बांग्लादेश के बॉर्डर वाले नादिया और नॉर्थ 24 परगना पे चले जाएं, आप देखेंगे कि हर जगह, और उसमें ज्यादातर लोग केवल आम जनता ही नहीं, सीपीएम के ऑफिस बियरर भी हैं, जो स्थानीय ऑफिस बियरर आपको बताएंगे कि किस तरीके से सिस्टमेटिकली रिप्रेशन किया गया था 2018 में। और आम रोजमर्रे की जिंदगी में भी किसी भी बात पे अगर आप विरोध करते हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे वो किसी तरह की ज्यादती का मामला हो, तो पुलिस जो है या तो मूक दर्शक बनती है, या वो टीएमसी के स्थानीय जो लोग जो ज्यादती करते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। आपका एफआईआर ये जो है वो दायर नहीं किया जाएगा, और फॉल्स एफआईआर जो है उनके कहने पे दायर किया जाएगा। तो पुलिस की जो भूमिका है उस पर इतनी ज्यादा लोगों के बीच में एक निगेटिव परसेप्शन है कि ये क्लियर था कि स्थानीय पुलिस का रोल चुनाव में कतई भी नहीं होना चाहिए, और पूरा का पूरा जो चुनाव है वो केंद्रीय नेतृत्व के देखरेख में होना चाहिए। जो सेंट्रल तो ये एक भावना है। पैरामिलिट्रीज आती इसकी हैं पृष्ठभूमि में अगर, हाँ, उसको वो केंद्रीय वाहिनी वहां कहते हैं, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स। अगर आप इस पृष्ठभूमि में देखें तो एक तो यह है कि ज्यादातर लोग जमीन पे नंदीग्राम में कम से कम ये बात नहीं मान रहे हैं कि इस घटना के पीछे बीजेपी का हाथ है, सच्चाई जो भी हो। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए ये बात सच भी हो और टीएमसी की तरफ से एक सिंपैथी वेव की कोशिश की जाती है, तो ये इसलिए फेल हो जाएगा क्योंकि जमीन पे बीजेपी ये मैसेज रीड किया जाएगा कि अगर आप चीफ मिनिस्टर को इस तरह के हमले में ये कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, तो तृणमूल कांग्रेस के जो आम नेतृत्व है उनको टारगेट करना या उनको न्यूट्रलाइज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये जो लॉजिकल एक एनालिसिस निकाला जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि इसके बाद ममता बनर्जी चूंकि अभी भी सबसे कैरिस्मेटिक लीडर हैं और सिंपैथी वेव होगा खासकर महिलाओं में, और इससे टीएमसी को फायदा होगा, मुझे लगता है इससे टीएमसी को घाटा होगा, क्योंकि जमीन पे जो रीडिंग है वो ये है कि बीजेपी संगठन के तौर पे कमजोर है, लेकिन क्या वो सक्षम हो पाएगा टीएमसी के स्थानीय नेतृत्व को काउंटर करने में, या जो स्टेट पुलिस का एक संदिग्ध रोल रहा है, एक भूमिका रही है, उसको न्यूट्रलाइज करने में। मुझे लगता है हर तरीके से ये जो घटना है वो टीएमसी के अगेंस्ट में जा रहा है। सज्जन जी, मेरा आपसे अगला सवाल है वो स्पेसिफिक नंदीग्राम से नहीं है। अब हम बंगाल के पृष्ठभूमि पर आ जाते हैं और लगातार हम न्यूज चैनलों में तमाम ओपिनियन पोल्स आने का वक्त हो गया है और आ भी रहे हैं, लोगों में चर्चा हो रही है, लगातार बात हो रही है। कई जगह यह दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी शायद
मुश्किल से ही सही बट वापसी कर सकती हैं। उदाहरण के तौर पर यह बताया जा रहा है कि 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे और उनका बंटवारा अगर विधानसभा की सीटों में कर हम देखें तो 155 ऐसी सीटें थी जहां पर ममता बनर्जी ने बढ़त हासिल की थी, मतलब तृणमूल कांग्रेस ने बढ़त हासिल की थी। इसका सीधा मतलब था कि साउथ बंगाल का जो इलाका है उस इलाके में ममता बनर्जी ने अपनी पकड़ बनाए रखने में कुछ हद तक कामयाब हो पाई थी। इसी का उदाहरण देते हुए ये हर जगह हर एक न्यूज चैनल में और कई एक्सपर्ट्स और कई पुराने पत्रकार ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी शायद यही मात खा जाएगी इन विधानसभा चुनावों में भी। आप कैसे समझते हैं? देखिए, जो मेरा जो फील्ड वर्क है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक मेथोडोलॉजी का भी क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि जब आप फील्ड में जाके चुनाव की समीक्षा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो आपकी मेथोडोलॉजी क्या है। सबसे पहले बहुत सारे कुछ सर्वेज आए हैं, अभी तक उससे ये नहीं पता चला है कि उन्होंने किस तरीके से जी। मतलब लोगों से बातचीत की है, वो सब तो खैर वो उनका अपना है। दूसरा ये है कि देखिए, एक्सपर्ट्स जो ये दावा कर रहे हैं उसमें दिक्कत ये होता है कि पूरे इंडिया में एक्सपर्ट्स के साथ एक बड़ी दिक्कत है। दिक्कत ये है कि फील्ड में उनका जाना कम होता है, उनके अपने इंस्टीट्यूशनल कमिटमेंट ज़्यादा होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि पुराने अजम्पशंस के बेसिस पे और अपने जैसे लोगों के साथ जो बाकी एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ विचार विमर्श करके अपने आकलन को थोड़ा अपडेट करते हैं। अब आप देखिए, कुछ एक चीज आप कहीं भी चुनाव में जाएं और बंगाल में भी जाएं तो एक बड़ा ही स्टैंडर्ड टेम्पलेट है जो बकवास है। मैं बकवास इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो एक लेजी एनालिसिस का पार्ट है। अब सबसे पहला जो ये आएगा, पहला ये आएगा कि लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा चुनाव का जी, समीकरण अलग होता मैं है। आपको रोक नहीं रहा हूं, लेकिन मैं भी अब जब घूम के आया तो मुझे भी ये काफी लोगों से सुनने को मिला कि लोकसभा और विधानसभा अलग होता है, और ये उदाहरण मुझे भी काफी सारे लोग दे रहे हैं। जी, आप बताएं। जी, तो पहला तो ये आपको हर कोई बताएगा कि द इक्वेशंस फॉर लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शंस आर डिफरेंट, यू शुड नॉट कंपेयर देम। दूसरा जो वहां पे ये आएगा, दूसरा आपको सब लोग assumption ये देंगे कि बंगाल का पॉपुलर साइकी में बीजेपी अभी भी एक्सेप्टेबल पार्टी नहीं है। ये आएगा क्योंकि एक बंगाली एक्सेप्शनलिज्म की पार्ट है, ठीक है। इसकी तरफदारी ज्यादा कोलकाता सेंट्रिक भद्रलोक जो है उनके बुद्धिजीवियों के तरफ से आएगा, वो चाहे कोलकाता में हो या कोलकाता के बाहर हो। तीसरा आपको ये आएगा कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है राज्य स्तर पे, और ममता अभी भी भले ही उनकी पॉपुलैरिटी डिक्लाइन कर गई हो, लेकिन अभी भी सबसे ज्यादा पॉपुलर पार्टी है ये। और चौथा ये आएगा कि बीजेपी का जो संगठन है अभी कमजोर है। अब इस तरह की 4-5 बातें आएंगी। अगर लॉजिकली देखें तो ये कोई मतलब कि इनवैलिड लॉजिकल ये इनवैलिड स्टेटमेंट्स नहीं है। लॉजिकली ये कन्विंसिंग लगती हैं, परसुएसिव भी लगती हैं, मतलब लगता है कि हाँ बात तो सही है। लेकिन चुनाव को आप कभी भी एक्सपर्ट टॉप डाउन मॉडल से ना देखें। चुनाव हमेशा आप ये देखें कि जो जमीन पे जो लोग हैं ये, और जमीन पे जो लोग हैं उनकी कास्ट और कम्युनिटी में बनावट क्या है, और आप कोशिश करें कि भले ही आप कम सैंपल से बात कर रहे हैं लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव हो हर विधानसभा के स्तर पे। तो आप जमीन पे जाएं तो दो चीजें उभर के आती हैं। एक कि 2018 से जो एक ट्रेंड शुरू हुआ टीएमसी के विरोध में, लोगों की जो लामबंद थी, वो 19 में दिखा, और 19 के बाद वो बढ़ती ही जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है, मैं इस पे भी आऊंगा। और उसमें इस बात का भी जवाब आ जाएगा जो आपने पूछा कि साउथ और सेंट्रल बंगाल जो 2019 के चुनाव में टीएमसी बचा ले गई, अब क्यों नहीं बचेगी। दूसरा ये है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बीजेपी का कोई चेहरा मुख्यमंत्री का पश्चिम बंगाल में है या नहीं। लोगों के नजरिए में ये चुनाव ऑलरेडी ममता वर्सेस मोदी हो चुका है, और उसको कहीं पे वो ममता वर्सेस मोदी कहें या दीदी वर्सेस दादा भी कहें, फील्ड में आप जाएंगे, आप गए हैं तो आप भी सुनेंगे। तीसरा ये है कि जो ये बात कही जा रही है कि 2000 ये बीजेपी का संगठन कमजोर है बंगाल में, तो संगठन निश्चित तौर पे कलकत्ता के बाहर कमजोर है, प्रत्याशी की उनको दिक्कत है, लेकिन बंगाल एक पार्टी सोसाइटी के ढांचे में अभी भी है। जब एक लोगों का निर्णय होता है कि या तो एक पार्टी को रिवॉर्ड करना है या पनिश करना है, तो फिर आपका प्रत्याशी है या नहीं, आपके
पोलिंग बूथ्स पे एजेंट्स हैं या नहीं, ये सब चीजें सेकेंडरी हो जाती है। और ये बातें मैं नहीं कर रहा हूं, ये सवाल मैंने भी पूछा, जो लोगों से ये जवाब आया। लोगों का क्लियर जवाब है कि 77 में जब सीपीएम जीतती है तो बहुत 60% के करीब बूथ पे वो पोलिंग एजेंट नहीं दे पाते हैं, पकड़ पकड़ के किसी को प्रत्याशी बनाते हैं। सबको याद होगा कि उस समय जनता पार्टी से सीपीएम 50% सीट चाह रहे थे, जनता पार्टी उनको 45% देना चाह रही थी। मतलब सीपीएम इतना अंडर कॉन्फिडेंट थी, लेकिन लोगों में एक चेंज का कलेक्टिव डिसीजन बन चुका था। 11 में भी साउथ बंगाल अगर आप छोड़ दे, साउथ और सेंट्रल बंगाल, तो चाहे वो जंगल महल हो, चाहे वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया हो, मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर, या चाहे वो नॉर्थ बंगाल हो, कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, वहां तो टीएमसी का संगठन मजबूत नहीं था, वहां तो टीएमसी का सिंबल जीता था। तो ये बातें लोगों को ये क्लियर है कि ये सब चीज की भाई बीजेपी सांगठनिक तौर पे कमजोर है, बीजेपी के पास टीएमसी का सीएम का चेहरा नहीं है। बीजेपी जो है वो 2019 में मोदी लहर में जीती थी। सवाल है मोदी लहर में जीती थी, लेकिन उसके कारण क्या थे? कारण ये थे कि जो टीएमसी का बहुत ही एक स्थानीय नेतृत्व का जो करप्शन का एक नया स्तर इन्होंने छू लिया था, करप्शन को बिल्कुल एक नए तरीके से मोनोपोलाइज कर लिया था। और जिस तरीके से ज्यादती आम पब्लिक के ऊपर होने लगी थी, जो लेफ्ट से बहुत ज्यादा था, लेफ्ट में अगर आप पॉलिटिकल राइवल लीडर्स को अटैक कर रहे हैं तो यहाँ पे आप आम जनता को कर रहे हैं। आपकी कोई वैचारिक वो ट्रेनिंग नहीं है तो आपको कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। उधर टीचर्स ज्यादा, जो सीपीएम के कैडर्स टीचर्स बनते हैं और वो फिर सीपीएम की राजनीति करते हैं। यहाँ पे क्या है कि आपके जो बिजनेसमैन है, आपके जो एंटी सोशल एलिमेंट है, जो बैक मतलब कि पीछे से पहले सपोर्ट करते थे, वो फ्रंट में आपके फेस करते हैं, आपको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन सारे चीजों से देखें तो मुद्दा लोगों के वोट देने का वही है। तो वो 19 का चुनाव लोकसभा का हो या 21 का चुनाव विधानसभा का हो, उसमें कोई फर्क नहीं है। दूसरी बात, आप कंटिन्यू करें, थोड़ी सी वक्त की कमी है, थोड़ा संक्षेप में रखें और उसके बाद एक अगला सवाल हम लेंगे। दूसरी बात जो साउथ और सेंट्रल बंगाल की, तो साउथ में अगर आप ले लें नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना, कोलकाता, मेदिनीपुर, ईस्ट मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर, उसके अलावा हावड़ा और हुगली, अगर हम इसको, मैं वर्धमान को सेंट्रल में वर्धमान का भी ले लें, तो आप ये देखेंगे कि उसके बाद से आप जो अम्फान की ट्रेजेडी हुई, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, बस आप उसका मैप ड्रॉप कर लें। अम्फान उन्हीं इलाकों से होकर गुजरता है जो 2019 में टीएम का एक मजबूत गढ़ के तौर पे बचाव करता है। वो ईस्ट मेदिनीपुर, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, बीच में कोलकाता, हावड़ा, हुगली होते हुए वो निकल जाता है। इतनी ज्यादा त्रासदी थी कि आपको याद होगा कि नवीन पटनायक, उड़ीसा में उनका एस्टेब्लिशमेंट ही होता है कि जब एक बहुत ही भयानक साइक्लोन आया था और पहली बार वो एज ए सीएम उन्होंने एक बहुत ही ऑनेस्टली लोगों को रिलीफ दिया था। टीएमसी के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था। टीएमसी के लोकल नेतृत्व क्या करते हैं कि भयानक प्लंडर करते हैं, और ये बातें जमीन पे लोगों ने बताई है। लोगों के घर उड़ गए हैं, खाने को नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। 2-3 सही जगह घर के अलावे आप हर जगह जो है उसको प्लंडर कर रहे हैं, और जब लोग उसका विरोध करने चाह रहे हैं, चाहे औरत हो, चाहे बूढ़ी हो, चाहे कोई भी हो, तो आप उसके खिलाफ केस करते हैं और फिजिकली भी असॉल्ट करते हैं। तो इस पूरे इलाके में करप्शन इतने बड़े स्तर पे बढ़ा है कि लोगों ने करप्शन के साथ आम्फान करप्शन भी, आम्फान दुर्नीति भी कहना शुरू किया है। तो इस तरीके से 19 के बाद से जो चेंज का सेंटिमेंट टीएमसी के कोर बैशन में बच गया था, वो इस हद तक लोकल नेतृत्व ने वहां पे प्लंडर किया है कि वो और भी ज्यादा मतलब इन इलाकों में भी चेंज आ गया। दूसरा, अगर आप एक डेटा देखें, हमने बाद में डेटा से भी कॉरोबोरेट किया, बहुत सारी असेंबली सीट्स ऐसी हैं जहां पे टीएमसी जो है लोकसभा के हिसाब से चुनाव जीत रखा है, लेकिन हर वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, भले ही टीएमसी वो लोकसभा जीती हो और उस विधानसभा में उसको बीजेपी से ज्यादा वोट मिला हो, लेकिन हर वो विधानसभा जहां टीएमसी का वोट 2016 से घटा है, हमने अपने ग्राउंड नैरेटिव से जब मैच किया तो हमें यह मिला कि जहां भी मैक्सिमम जगह जहां टीएमसी भले ही जीती हो, भले वोट ज्यादा हो, लेकिन अगर 2016 से टीएमसी का वोट कम है, उस विधानसभा में टीएमसी के हारने की पूरी संभावना है। और हमारा आखिरी सवाल आपसे,
गठबंधन को लेकर, और ये सवाल है वो पार्टी जो 34 साल तक पश्चिम बंगाल के सत्ता में रही, वामपंथी पार्टी और वामपंथी दल जिसका नेतृत्व सीपीएम कर रही है, और उसकी क्या भूमिका होने वाली है इस चुनाव में। सीपीएम कांग्रेस आईएसएफ गठबंधन की क्या भूमिका होगी, और आईएसएफ क्या मुस्लिम वोटों पर डेंट मारने में कामयाब होगा, क्या इससे ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचेगा। देखिए, मेरे हिसाब से इस बार चूंकि पोलराइज्ड इलेक्शन है और हमने ये सवाल सब जगह मुस्लिम जो रेस्पोंडेंट थे उनसे पूछा, तो दो स्तर पे जवाब आ रहा है। धारणा में, परसेप्शन में मुस्लिम्स भी सोच रहे हैं कि उनका वोट जो है वो बट जाएगा अब्बास सिद्दीकी के कारण, ये धारणा है। लेकिन जब आप उनसे पूछें हर जगह कि क्या आप अब्बास सिद्दीकी को या जो वो पार्टी बनाएंगे जो अभी आईएसएफ है उसको वोट देंगे, तो वो कहते हैं नहीं साहब हम नहीं देंगे। तो उस लिहाज से अब्बास सिद्दीकी के आने से मुस्लिम वोटों का बंटवारा धारणा में हो रहा है, वास्तविकता में नहीं हो रहा है। हाँ, कुछ एक सीट पे जहां पे ऑलरेडी मुस्लिम्स थोड़े कंफ्यूज्ड हैं और लेफ्ट का भी ट्रैक्शन है, वहां पे फर्क पड़ सकता है, लेकिन वो रिलीवेंट नहीं है, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन आमतौर पे इस बार जो मेजर नैरेटिव है वो ये है कि जो रियलिटी में कि मुस्लिम वोट्स बहुत ही जबरदस्त ढंग से कंसोलिडेट कर रहा है टीएमसी के पीछे। दूसरी बात, क्या लेफ्ट को इससे फायदा होगा? लेफ्ट को फायदा होने का कोई सवाल इसलिए नहीं है कि लेफ्ट तो मुस्लिम वहीं पे वोट दे रहे हैं जहां पे मुस्लिम्स को बीजेपी के जीतने का, चूंकि अगर मुस्लिम वोट का बंटवारा हो जाए तो डर नहीं है, जैसे मुर्शिदाबाद में या मालदा में या दिनाजपुर में। लेकिन उसमें भी हम लेफ्ट की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट फ्रंट की बात कर रहे हैं, उसमें ज्यादातर जो सीट है वो लेफ्ट को नहीं, वो कांग्रेस को मिल रहा है। हमने अपने सर्वे में भी जो लेफ्ट फ्रंट का 12 दिखाया है, अगर हम उसको डिसेक्ट करें तो उसमें 11 सीट कांग्रेस का है, कंफर्म सीट। लेफ्ट और भी जगह फाइट पे है, कंफर्म लेफ्ट का फॉरवर्ड ब्लॉक का एक ही सीट आ रहा है, वो चाकुलिया में विक्टर का, जो फॉरवर्ड ब्लॉक की सीट है, उत्तर दिनाजपुर। तो उस लिहाज से इन सब जगहों पे मुस्लिम ऑलरेडी लेफ्ट को दे रहे हैं। बस उनको ये हो जाएगा कि अब्बास सिद्दीकी के आने से वो और भी आश्वस्त हो जाएंगे कि साहब हमारी तरफ भी हम कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं लेफ्ट को वोट देके। लेकिन रियलिटी में साउथ 24 परगना हो या हुगली हो या कुछ नॉर्थ 24 परगना का हो, उसमें एक आध सीटों पे मार्जिनल डिफरेंस दे दें, उसके अलावे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो वो डैमेज कर रहा है टीएमसी को, वो यहां कर रहा है कि अब्बास सिद्दीकी के कारण ये धारणा तो फैल ही गया कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा, ये मुस्लिम भी सोच रहा है। तो लार्जर मैसेज क्या जाएगा कि साहब हिंदू तो ऑलरेडी बीजेपी के साथ है और मुस्लिम जो है डिवाइडेड है। तो इस तरीके से उन्होंने टीएमसी को डैमेज कर दिया है। तो सीपीएम का ये जो रोल है, सीपीएम के वैचारिक प्रतिबद्धता को तो कहीं ना कहीं कमजोर कर ही देता है कि अब आप किस आधार पे कहेंगे कि बीजेपी एक कॉम्युनल पार्टी है, वो पार्टी सेबिल राउजर है, उससे अलायंस करते हैं। इनके अलावा हमें नहीं लगता है कि मुस्लिम वोट को वो रियलिटी में बहुत डैमेज करेंगे, धारणा में जरूर।